नहीं, देखिए, मैं इस एग्जिट पोल को नकारूंगा तो नहीं, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि इससे थोड़ा और बेटर हमारी पार्टी करे 8 तारीख को। क्योंकि पिछली बार जो 2019 में एग्जिट पोल आए थे, उनमें किसी भी चैनल ने, किसी भी मीडिया संस्थान ने हमारी पार्टी को 10 सीटें नहीं दी थी। 2, 4, 1, 2 ऐसे ही सीटें हमारी पार्टी की 2019 में बताई गई थी, लेकिन 10 सीटें आई थी। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पिछली बार की तरह 10 तक हम पहुंच पाएंगे, ऐसा भी कोई ऐसा मुझे गुमान नहीं है। नहीं, दावा लेकिन तो हाँ, ये था ना कि भाई किंग मेकर बनेंगे, तो अगर 10 तक भी नहीं पहुंचेंगे तो फिर किंग मेकर कैसे बनेंगे? नहीं, देखिए, प्रयास तो कम से कम इतना ही होना चाहिए। अलग अलग, जैसे अभी सर बता रहे थे कि भाई अगर हार भी होती है तो वो एक रिस्पेक्टेबल हार हो, और अगर जब तक कैंपेन चल रहा है, जब तक इलेक्शन चल रहा है, तब तक कोशिश तो जिस पार्टी का जहां तक पहुंचने की क्षमता है वहां तक के लिए होनी चाहिए। अब बड़ी पार्टियां बहुमत के लिए प्रयास कर सकती हैं, तो हमारी जो छोटी पार्टी है उसकी कोशिश तो यही थी कि हम किसी ऐसी पोजीशन में पहुंचे जहां किसी बड़े दल को अगर गठबंधन की जरूरत रहे सरकार बनाने के लिए, तो हम उतनी संख्या में हों एटलीस्ट। अच्छा, ये जो मैंडेट है, आप कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं? 0 से 1 दिखा रहा है हमारी टेली में, जो हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। आप कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, मैं इससे अच्छा मानता हूं। मैं मानता हूं कि कम से कम 3-4 सीटों पर हमारी पार्टी के उम्मीदवार पहले दूसरे नंबर पर हैं, और उनमें से किसी के पक्ष में भी परिणाम आ सकते हैं। आज का दिन भी, अभी रात होते होते हमारे पास फीडबैक सब जगह से इकट्ठा होगा। कुछ जगह से आया भी है, लेकिन पूरा फीडबैक अभी नहीं आया है। उसके आधार पर हम थोड़ा कुछ बोल पाएंगे। लेकिन जो ये स्थिति आप देख रहे हैं कि सभी जगह एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी के लिए क्लीन मेजोरिटी दिख रही है, उसमें फिर किसी के पास चाहे 1 विधायक रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। तो क्या ये भी तय हुआ क्या दीप, इस मैंडेट के बाद 19 में तय हुआ था कि क्षेत्रीय दलों का जो पग बंधेगा, सेहरा बंधेगा, वो जेजेपी के सिर बंधेगा? ये 19 में तय हो गया था भाई। 10 विधायक आपके जीत कर आए, पहली बार आप चुनाव लड़े। इस बार के एग्जिट पोल ने यह तय कर दिया कि 2 पार्टियां रहेंगी हरियाणा में, बीजेपी और कांग्रेस, बाकी सब जमींदोज हो जाएंगी। देखिए, ये चलन तो जो हिंदी भाषी राज्य है वहां पर बढ़ा है कि जो 2 अलायंस हैं, एनडीए और इंडी अलायंस, उनके साथ ही लोगों के वोट बढ़ते हैं। जो उनके साथ अलायंस में चला जाता है, बीजेपी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ, रीजनल पार्टी, वो ठीक है, वो किसी एक बड़ी स्थिति में रह सकता है, जैसे समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर वही बहुजन समाज पार्टी किसी खेमे में नहीं गई है तो वो कहाँ है, वो आप आज देख लीजिए। इसी तरीके से शिरोमणि अकाली दल किसी भी अगर अलायंस में नहीं गई है तो वो कहाँ है, वो आज देख लीजिए। ये तो चलन और पिछले 2019 में भी और 24 में तो बहुत ज्यादा चला है कि पूरे देश को 2 खेमों में बांटने की कोशिश हुई है। थोड़ा सा टोक कर सवाल पूछ रही हूँ, हम उस चीज से भी लड़ रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति में अगर मैं मान लूं, हालांकि मैं बिल्कुल इसे एग्जैक्ट पोल में नहीं मान रही हूं, फिर भी, लेकिन इसके बिना पर अगर मैं पूछूं ये इतनी बुरी स्थिति हो क्यों गई जेजेपी की? देखिए, उसके 2-3 कारण हैं। अगर हम इसी को मान लीजिए परिणाम के आसपास देख के मानते हैं, तो एक पहला कारण तो सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति हरियाणा का जो कोर वोटर है, जो गांव का वोटर है, वो बहुत ज्यादा सख्त नाराज है। और उसके साथ साथ उन्होंने जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, उस तरीके से उनका बीजेपी पर उतना जोर नहीं चला, क्योंकि बीजेपी के पास चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस का वोट है, चाहे जाटों के अलावा अदर जो जनरल कैटेगरीज की वोटें हैं, उनका एक बैकअप है। एक तरीके से केंद्र सरकार का बैकअप है कि वहां पर तीसरी बार रिपीट हो चुकी है सरकार। ये सारे फैक्टर हमें बचाने के लिए नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग दीप कि भाई गेहूं के साथ घुन पिसता, ये कहावत है, लेकिन यहाँ गेहूं नहीं पिसा पूरी तरीके से और घुन पिसा। अजय आलोक इसे स्वीकार करेंगे? अब बस एक बात के साथ मैं मेरी आपसे चाहूंगा 10 सेकंड। कहिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार चलवाकर उसके बाद जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, आप कह रहे हैं कि वो तो तीसरी बार सरकार के लिए ही जा रहे थे। 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने के लिए अलायंस से अलग हुए थे कि 10 की 10 लोकसभा सीटें कमल के निशान पर जीतेंगे। वहां पर 5 रह गई, और यहां पर भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चले थे कि हम अकेले बना लेंगे सरकार, और जरूरत पड़ी तो इनको बाद में ले लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, अब ओवर कॉन्फिडेंस पे मैं अजय से सवाल अगर करूंगी तो मैं जानती हूं जवाब क्या होगा। अजय आलोक कहेंगे कि बीजेपी तो 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट की पार्टी, हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाते। तो मैं इससे अलग अजय सवाल पूछ रही हूं, ये स्वीकार है ये जो एग्जिट पोल है, या फिर इससे मुख्तलिफ आपकी कोई राय? एग्जिट पोल के बारे में तो गरिमा जी मैंने ओपनिंग में ही बोला था ना कि मैं विश्वास नहीं करता हूं, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। और दूसरी बात, मेरे भाई जेजेपी के प्रवक्ता हैं, एक सलाह दूंगा राजनीति में,
A battle is never lost until unless it is abandoned. जंग तब तक नहीं हारी जाती है जब तक मैदान से भाग मत जाइए। मैदान से भागिए मत, अभी राजनीति में टिके रहने की बात है। जो हमें रिस्पेक्टेबल एग्जिट दे रहे हैं वो 8 तारीख को। अजय, दलितों का 68% वोट कांग्रेस के पास है। इसके अलावा दलितों के अलावा जाटों का 64% वोट कांग्रेस के पास है। ओबीसी का तकरीबन 51 वोट, लोकसभा का डेटा दे रही हूं मैं ये, वो कांग्रेस के पास है। तो इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद कैसे है अजय आलोक को? देखिए ऐसा है गरिमा जी कि लोकसभा के हिसाब से अगर आप विश्लेषण करेंगी तो 5-5 बराबरी पे छूट जाना चाहिए। 45-45 दोनों को आ जाना चाहिए। ऐसा होता तो है नहीं, क्योंकि वोट परसेंटेज में तो अंतर था नहीं। अगर आप लोकसभा के हिसाब से विधानसभा का आकलन तो कर ही नहीं सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी, कांग्रेस के अलावा जितने दलों हैं उन्होंने कांग्रेस का वोट नहीं खाया, हमारे ही वोट बैंक में सेंध लगा दी। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? बीजेपी का कोर वोटर का वोट कहीं नहीं छिटकता है। इस मरे हुए कंडीशन में भी आप ही लोग करिए कि 19 से 29 के बीच में आ गया तो बड़ी रेस्पेक्टेबल डिफीट है। आई डोंट बिलीव इट। डिफीट कभी रेस्पेक्टेबल नहीं होती है, विनिंग कभी थम्पिंग नहीं होती है। इस पर भी डेटा है, आप कह रहे हैं डिफीट कभी रेस्पेक्टेबल नहीं होती है। आपका कोर वोट जो दलितों का है वो 14 से 19 और 19 से 24 में छिटकते मात्र कितना रह गया? 31% रह गया। तो दलितों का कैसे लगता है कि ये छिटके हुए? एक मिनट गरिमा जी सुनिए तो सही। आप ही के विश्लेषण के साथ मैं मान रहा हूं कि छिटका, लेकिन आपको कैसे लगता है कि लोकसभा के बाद जितने छिटके हुए हैं उनको हमने बटोरा नहीं? उनके बटोरने से जितने हमारे कोर वोटर में उत्साह बढ़ा वो बढ़ा कि नहीं? ये सब तो एक एग्जिट पोल के ओपिनियन के मामले से, जिसको अभी विनोद जी ने कहा कि ध्रुव एक नया एग्जिट आया है हमारे सामने, रिपब्लिक को वो मानते ही नहीं है, नहीं उनके हिसाब से 55 जा रही है कांग्रेस। तो आपको कैसे पता दलितों का छिटका तो आया कि नहीं? अजय, मैं इसी पर ले लेती हूँ रविंद्र से। रविंद्र नहीं, वो इसलिए पता है, वो हमें इसलिए पता है। 10 सेकंड वो हमें इसलिए पता है क्योंकि हम 24/7, वो हमें इसलिए पता है क्योंकि हम 24/7 ग्राउंड पे काम करने वाली पार्टी हैं। हमें लोगों का पल्स पता है। हमें पता है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आरक्षण वाला वो लाल डायरी दिखा के घुमाने वाला, ये तो बढ़िया पर ले आया, बड़े फेयर पॉइंट पर ले आए कि क्या लोकसभा चुनाव की जो विक्ट्री थी वो फ्लूक था क्या? वो इंस्टेबल विक्ट्री थी क्या? हरियाणा उसको सीमेंटेड करेगी ना रविंद्र? और जो अजय कह रहे हैं कि भाई आपको क्या पता जो दलित छिटका वो वापस आए कि नहीं? और एक करेक्शन कर दूं अपने दर्शकों के लिए, मैंने दलितों का वोट परसेंट बताया 31% लोकसभा के हिसाब से बीजेपी के पास, ये 24%, 6-7% और कम है। तो रविंद्र, इन 4-6 महीने में दलित जो गया था, ओबीसी जो गया था, ये सब वापस आया? जाट जो गया था वो वापस आया या नहीं आया? दलित वोट कितना आया इसका सही आंकड़ा तो अपने को लगेगा 8 तारीख को। लेकिन दलित नेता तो गए। दलित नेता तो आखिरी दिन छोड़ के चले गए बीजेपी को। और बीजेपी के पास हरियाणा में अशोक तंवर से बड़ा तो कोई दलित चेहरा नहीं है आज की तारीख में, जिनको बीजेपी कह सके, जिसकी पैन हरियाणा एक प्रेजेंस हो, या पैन हरियाणा जिनको पॉपुलर लीडर के तौर पर दलितों का देखा जाए। तो उस तरह का तो कोई भी चेहरा नहीं है। जबकि कांग्रेस पार्टी में तो उनके मुकाबले में पार्टी के अध्यक्ष उदय भान हैं और कुमारी शैलजा तो सबसे बड़ी नेता हैं दलितों की। तो ये जो वोट बटा है या वोट उस तरफ जो गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां पर बड़े दलित नेता लंबे समय से हैं। और परंपरागत तौर पर तो ये वोट कांग्रेस का ही है। ये तो सिर्फ 2 इलेक्शंस में हमने देखा है कि अलग अलग पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से 2014 और 19 में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन मूल रूप से तो वोट वहीं का है ये, और ये वापस धीरे धीरे उधर खिसकता हुआ जा रहा है। और इसी वजह से बीजेपी कांग्रेस पार्टी पिछले करीब 20 साल से दलित अध्यक्ष बना रही है पार्टी में। लेकिन अब कांग्रेस के भीतर रविंद्र, ये सिर्फ उट्टवल मुख्यमंत्री पर मचेगी या फिर ऑल सॉर्टेड है? ये सतही लड़ाई थी कि भाई दलित भी कंसोलिडेट रहे, शैलजा अपने वोट बैंक के लिए लड़ती रहे, हुड्डा अपने वोट बैंक के लिए लड़ते रहे, कंसोलिडेट रहे दलित भी और जाट भी, ये बाद में मांडवाली हो जाए। बिल्कुल, ये कंसोलिडेशन के लिए ही तो ये लड़ाई है। ये लड़ाई इसीलिए तो हो रही है गरिमा जी कि जितना ज्यादा शोर शराबा मचेगा कि मैं भी मुख्यमंत्री, उतना वोट कंसोलिडेट होगा। इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता कि आप आज सवेरे सोनिया गांधी से मिलके आए और वापस आके आप उनके खिलाफ बयानबाजी करें, राहुल गांधी से मिलके आए वापस आके उनके खिलाफ बयान करें, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। तो ये सिर्फ उट्टवल, अभी मुख्यमंत्री के चेहरे पर 62 अगर नंबर आया
इसके हिसाब से मैं देखूं अगर तो सिर्फ फुटअव्वल नहीं है। नहीं, सिर्फ फुटअव्वल तो है। हाँ। सिर्फ फुटअव्वल तो अब शुरू हो जाएगा। लेकिन वोट तो ले लिए ना। अब वोट तो आपने दोनों को बड़ा नेता बना के ले लिया है। कांग्रेस जाट का नेता बना के आपने जाट का वोट ले लिया, दलित का नेता बना के दलित का वोट ले लिया। यही तो 2014-4 में भी किया था कि हर इलाके में चौधरी बीरेन्द्र सिंह बनेंगे बांगर से नेता, हुड्डा बनेंगे रोहतक से नेता, चौधरी भजनलाल बनेंगे हिसार से नेता। यही करके तो कांग्रेस पार्टी ने वोट लिया था 2004-5 में। लेकिन रविंद्र, एक और सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है, भाई इतना शोर मचाया गया हरियाणा के चुनाव में, जवान नाराज, किसान नाराज, संविधान पे सिर्फ फुटअव्वल, पहलवान नाराज, ये जवान किसान पहलवान संविधान सब मिलकर मात्र 62 सीटें। यहां पर बीजेपी का मैनेजमेंट आता है। यही तो बीजेपी का मैनेजमेंट है। और कांग्रेस पार्टी जो गलतियां करती है उसकी सजा यहीं पे भुगतनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। नहीं तो जिस तरह का माहौल था, वो माहौल इतना ज्यादा माकूल था कांग्रेस के कि अगर ठीक तरीके से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा जाता तो बेहतर प्रदर्शन 70 सीट तक भी आने की संभावना थी कांग्रेस की। तो लेकिन बीजेपी तो 6 महीने से, बीजेपी आज से चुनाव नहीं लड़ रही। बीजेपी ने जिस दिन खट्टर को हटाया उसी दिन से चुनाव लड़ रही है और धीरे धीरे उसी को अपने वोट बैंक को जो खिसका है उसको कंसोलिडेट किया है और उसी दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ये जो मुख्यमंत्री के घर का दरवाजा जनता के लिए खुला है ना, नायब सैनिक के आने के बाद, वो 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक रात को कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उसका बेनिफिट ये हुआ है। वो हर व्यक्ति जाके उनके पास चला जाता है, मुख्यमंत्री के हाथ में कागज थमाता है, सीएम उस पर दस्तक कर देते हैं और वो काम हो जा रहा है। ये 9.5 बरस तक नहीं हुआ। तो मैं रविंद्र बस ये सीमेंटेड कीजिए इस एग्जिट पोल को, यही आसपास दिखेगा तकरीबन 25 पर बीजेपी और तकरीबन 62-65 पर कांग्रेस, ये दिखेगा या फिर अलग तस्वीर होगी?